क्या आपने कभी कोई ऐसी मर्डर देखी है जो किसी फिल्म से इंस्पायर होकर करी गई हो? फिल्म में दिखाए गए एग्जैक्ट तरीके से किसी की जान लेकर उसकी बॉडी ठीक उसी तरीके से दफनाई गई हो जैसे फिल्म में दिखाया जाता है। फिल्में देखकर मर्डर करना इंडिया में कोई पहली बात नहीं है। ऐसी घटनाएं हम कई बार सुन चुके हैं। आज ऐसी ही एक स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस केस को अच्छे से जानने के लिए और इस केस के पीछे की क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस केस की शुरुआत होती है उड़ीसा के बरीपदा डिस्ट्रिक्ट से, जहां देबाशीष पात्रा और उसकी वाइफ सोनाली पात्रा मयूरभंज इलाके में अपने एक साल के बेटे के साथ रहते थे। पेशे से देबाशीष पात्रा एक फार्मासिस्ट है और सोनाली एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी। अभी हम एक ओवरव्यू से समझेंगे कि इस केस में इन्वॉल्व्ड लोगों का कैरेक्टर कैसा था। ये पूरा केस सिर्फ दो लोगों के अराउंड घूमता रहेगा, देबाशीष और उसकी वाइफ सोनाली। देबाशीष का रेपुटेशन उसके काम पर या उसके मोहल्ले पर कुछ खास अच्छा नहीं था। लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लोगों का कहना है कि देबाशीष एक बहुत ही घमंडी और बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान था। उसको सामने से आता देख लोग अपना रास्ता मोड़ लेना ज़्यादा पसंद करते थे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि देबाशीष किस टाइप का इंसान था। औरतों को लेकर भी देबाशीष के ख्यालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सोनाली के साथ भी ये उसकी दूसरी शादी थी। देबाशीष से उसकी पहली वाइफ की शादी टूटने का रीज़न था कि देबाशीष एक बहुत ही वायलेंट किस्म का हस्बैंड था। देबाशीष उसको मारता था, उसको टॉर्चर करता था और मेंटली फिजिकली अपनी पहली वाइफ को बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेन करता था। इसी वजह से देबाशीष की पहली वाइफ ने उस पर पुलिस केस भी किया था और तंग आकर वो उसको छोड़कर चली गई थी। सोनाली के साथ उसकी शादी 2022 में हुई थी, जब उसकी पहली वाइफ उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद सोनाली से उसका एक बेटा भी था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। पहली वाइफ के छोड़ के जाने के बाद भी देबाशीष बिल्कुल नहीं सुधरा था। वो दूसरी वाइफ यानी सोनाली से शादी होने के बाद भी वो सोनाली को मारता था, पीटता था, उसको मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर करता था। इस मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट की वजह से सोनाली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। वो परेशान होने लगी थी, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि शादी के बाद उसका पति उसको मारे, पीटे। हर लड़की का सपना होता है कि जब वो शादी करके जाए तो वो अपने ससुराल में खुश रहे अपने पति के साथ। लेकिन सोनाली के साथ यहाँ बिल्कुल उल्टा हो चुका था। वो कुछ और सपने देखकर आई थी देबाशीष के पास, लेकिन देबाशीष उसको एक बहुत ही अलग दुनिया से पहचान करवाता है। उसको वो ऐसा फील करने ही नहीं देता कि वो एक नई सी दुल्हन है। उसको लगभग हर दिन मारता था, पीटता था, छोटी छोटी बातों पर उसको बहुत ज़ोर से डांट देता था। इस सारी चीज़ों की वजह से सोनाली बहुत टेंशन में रहने लगी थी। ऐसे ही टेंशन में वो अपनी मम्मी पापा से अपना दुख बांट लेती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहाँ इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैं वापस घर आना चाहती हूँ। ये बात करके नेक्स्ट डे सोनाली अपने माँ के घर चली जाती है। वहाँ पर वो लोग देबाशीष के खिलाफ एक और केस दर्ज करते हैं, मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है और एक बहुत ही ब्रेव चॉइस थी सोनाली के लिए। ऐसे केसेस में अभी भी कई घरों में लड़कियों से कहा जाता है कि वो ही एडजस्ट कर ले। लड़के काम करते हैं बाहर, उनका दिमाग पहले से ही गर्म होगा, इसीलिए वो प्यार में सारा गुस्सा उन पर निकाल देते हैं। आखिर लड़के हैं, जाएंगे कहाँ। लेकिन 3 साल एडजस्ट करने के बाद भी जब वो देखते हैं कि देबाशीष में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो सोनाली के माँ बाप सोनाली के साथ में खड़े हो जाते हैं। वो सोनाली को सपोर्ट करते हैं और फिर अगले ही दिन सोनाली को वो अपने घर ले आते हैं। घर लाकर वो सोनाली के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में देबाशीष के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट का केस बनवाते हैं। देबाशीष के ऊपर पहले से ही केसेस चल रहे थे,
जो उसकी पहली वाइफ ने उसके ऊपर किया था। अब सोनाली ने भी सेम चार्जेस के साथ देबाशीष पर केस ठोक दिया था। ऐसे वक्त पर पुलिस उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करती है, उसको रिमांड में लेती है, मारती पीटती भी है। पुलिस हर वो एक्शंस लेती है जो कि ऐसे केसेस में कल्प्रिट्स के अगेंस्ट लिया जाता है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से देबाशीष की लाइफ बहुत उथल पुथल हो गई थी। उसका काम का भी बहुत नुकसान हुआ था। पहली वाइफ छोड़कर जाने की वजह से मोहल्ले में उसकी पहले ही बहुत बेइज्जती हुई थी और अब सोनाली भी उसको छोड़कर चली गई थी। सोनाली के छोड़कर जाने की वजह से उसकी सोसाइटी में उसकी और भी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, जो कि देबाशीष से सहा नहीं जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी देबाशीष को एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि इन सब चीज़ के पीछे जो मुख्य कारण है, उसका रीज़न है देबाशीष का गुस्सा और उसका अहंकार। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ में बाकी सारे लोग जो है उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाकी सारे लोग यानी देबाशीष की पहली बीवी या फिर दूसरी बीवी सोनाली और उसकी माँ। देबाशीष को ऐसा लगता है कि सोनाली जो भी कर रही है अपनी माँ के बहकावे में आके कर रही है। उसको ऐसा लगता है कि सोनाली की माँ सोनाली को देबाशीष के खिलाफ भड़काते रहती है और उसके हंसी खुशी वाले परिवार में वो जहर घोलते रहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। देबाशीष ही वो इंसान था जिसके वजह से उसका घर टूट रहा था, लेकिन ये बात देबाशीष के समझ के बाहर थी। ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल लोगों को या तो पछतावा होता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है या फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन देबाशीष ऐसा कुछ भी नहीं करता। देबाशीष अपना बदला लेना चाहता है। उसको ऐसा लगता है सब लोगों ने उसके साथ मिलकर कुछ बहुत गलत कर दिया है। उसकी ज़िंदगी में जितने तूफान आए हैं वो सारे सोनाली और उसके माँ की वजह से आए हैं। इसीलिए अब वो ठान लेता है कि वो अब बदला लेगा। बदला अपनी ही बीवी से, बदला अपनी ही सास से। देबाशीष जिस मेंटालिटी का इंसान था, ऐसे लोग जब बदला लेने पर आते हैं तब वो सामने जाकर किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से लड़ने नहीं लगते, हाथापाई नहीं करते। ऐसे लोग शांत बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं सही वक्त का, जब वो अपनी प्लानिंग को रियलिटी में बना सके। ऐसा ही देबाशीष भी करता है। देबाशीष भी बिल्कुल शांत बैठ जाता है और फिर वो करता है अपनी उस प्लानिंग की तैयारी। अब देबाशीष प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के लिए वो बहुत सारी फिल्में देखता है पहले, हॉलीवुड, बॉलीवुड, मलयालम, बहुत तरीके की फिल्में। बहुत सारी फिल्में चेंज करने के बाद वो क्लिक करता है एक फिल्म में जिसका नाम है दृश्यम। दृश्यम एक मलयालम फिल्म है। इसका एक बॉलीवुड रीमेक भी हुआ है, लेकिन वो देखता है मलयालम वाला दृश्यम। क्राइम हो जाने के बाद उसको सफाई से कैसे छुपाया जाता है, ये चीज़ दृश्यम में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है और ये तरीका देबाशीष को बहुत पसंद आता है। उसको लगता है कि ये उसका तरीका है और वो इसे आसानी से कर सकता है, इसीलिए उसका अब प्लान रेडी था। अब बस उसको अपने शिकारों को अपने जाल में फंसाना था। अब देबाशीष अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। देबाशीष के घर के पीछे उसका गार्डन है। गार्डन में वो 10-10 फीट के 2 खड्डे खोदता है। खड्डे खोदने के बाद अगली सुबह देबाशीष अपनी सास सुमति दलाई को कॉल मिलाता है। देबाशीष सोनाली की मम्मी को कहता है कि वो सोनाली के साथ जो भी करता था उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो सोनाली से माफ़ी मांगना चाहता है और वो चाहता है कि सोनाली अपने बेटे के साथ वापस देबाशीष के घर रहने चली आए। वो दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी का एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ये सारी बातें सुनकर सुमति जी भी देबाशीष की तरफ से कन्विंस हो गई थी। सुमति जी भी चाहती थी कि उनकी बेटी का घर बस जाए और सोनाली अपने घर खुशी से रहे अपने पति के साथ। सोनाली की मम्मी के कन्विंस करने पर सोनाली मान जाती है। वो भी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो मान जाती है कि वो देबाशीष को माफ़ कर देगी और दोनों साथ में रहेंगे। और वो सोचती है कि शायद
देवाशीष को अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा और वो बदलना चाहता है, इसीलिए सोनाली उसको एक सेकंड चांस देने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद सोनाली और उसकी माँ डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो दोनों अपने बेटे के साथ निकल जाएंगे देवाशीष के घर के लिए। रात को सोनाली अपने सारे सामान को पैक वैक कर लेती है और इंतज़ार करते हैं कल सुबह होने का, जब वो देवाशीष के घर जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों रेडी होते हैं। रेडी होकर वो अपने बेटे को लेकर देवाशीष के घर के लिए निकल जाते हैं। सोनाली का घर देवाशीष के घर से बस कुछ किलोमीटर ही दूर था, इसीलिए सोनाली के घर से देवाशीष के घर बस, ऑटो या टैक्सी से जाया जा सकता था। कुछ ही देर में सोनाली और सुमति जी देवाशीष के घर पहुंच जाते हैं। घर पर आने के बाद देवाशीष उन दोनों को लंच करवाता है। लंच करने के बाद वो तीनों बैठकर बातें करते हैं। देवाशीष अपने किए पर शर्मिंदा है ऐसे करके सोनाली से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और वो सोनाली और अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहता है। ऐसा कह के वो सोनाली को अपने जाल में फंसा लेता है। वो सोनाली को ये कन्विंस करवा लेता है कि वो सच में बदल चुका है। सोनाली भी ये बात मान जाती है। सोनाली को लगता है कि शायद अब उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, शायद देवाशीष बदल जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ देवाशीष का झूठ था। झूठ सोनाली को अपने प्लान में फंसाने के लिए। ऐसे ही करते करते शाम होती है। शाम के बाद रात होती है। वो तीनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सोनाली और सुमति जी एक रूम में सोते हैं और दूसरे रूम में देवाशीष और उसका छोटा बेटा सो जाता है। आधी रात का वक्त होता होगा जब सोनाली और उसकी माँ अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था अभी अगले पल क्या होने वाला है। बाहर का मौसम भी बहुत बिगड़ा हुआ था। ज़ोर के तूफान के साथ बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रही थी। सोनाली एक सुकून भरी नींद में सो रही थी। यहाँ देवाशीष दूसरे कमरे में जगा हुआ था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब सोनाली एकदम गहरी नींद में हो और तब वो अपने प्लान का दूसरा पड़ाव शुरू कर सके। उसका दिल बदले की आग में जल रहा था। वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था उस समय का जब वो बदला ले सके अपनी बेइज्जती का। और देखते ही देखते वो समय भी आ ही जाता है जब देवाशीष अपना खूनी खेल का अगला पड़ाव शुरू करता है। देवाशीष अपने बेड से उठता है। वो बाहर जाता है। एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर आता है। वो पत्थर लेकर वो सोनाली और सुमति के रूम के तरफ आगे बढ़ते रहता है। वो उनके रूम के सामने जाता है, दरवाज़ा खोलता है, वो रूम के अंदर भी जाता है। अंदर जाकर वो बेड के सामने सोनाली के बगल में खड़ा हो जाता है। देवाशीष सोनाली के सामने खड़ा होता है। सोनाली की आंखें अचानक से खुलती है। उसी वक्त देवाशीष जोर से वो पत्थर उठाकर सोनाली के मुंह पर मार देता है। सोनाली वहीं तड़पते रह जाती है। खून के छींटे देवाशीष के चेहरे तक आ जाते हैं। सोनाली का शक्ल पूरा चपटा हो गया था। उसके सिर से खून की नदियाँ बह रही थी। वो तड़प रही थी, वो छटपटा रही थी। उसी बेड पर देवाशीष उसे खड़ा होकर देख रहा था। अचानक से हुए इस हमले की वजह से देवाशीष की सास सुमति दलई भी जग जाती है और देवाशीष उनके साथ भी वही करता है। देवाशीष सोनाली के मुंह से वो पत्थर उठाकर सुमति जी के भी सिर पर दे मारता है और वो भी बेड पर ही वैसे ही गिर जाती है। पूरा बेड खून से लथपथ हो चुका था। देवाशीष का पूरा कपड़ा, देवाशीष का चेहरा खून से ढक चुका था। ऐसा लग रहा था कि देवाशीष खून की होलियाँ खेल कर आया हुआ है। उसी बेड पर सोनाली और सुमति जी तड़प तड़प कर मर चुके थे और देवाशीष ये सब कुछ बहुत ही आराम से उन दोनों के पास
खड़े होकर मज़े लेकर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि फाइनली उसने अपना वो बदला ले लिया जिसकी उसकी इंतज़ार थी। कुछ देर बाद जब सोनाली और सुमति जी हिलना बंद कर देते हैं, जब उनकी आखिरी सांस ख़त्म हो चुकी होती है, तब देबाशीष बड़े ही आराम से बिना हड़बड़ी के एक एक करके सोनाली और सुमति जी को अपने घर के पीछे वाले गार्डन तक ले जाता है। क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर बहुत ज़ोर से तूफ़ान आया हुआ था, इसीलिए किसी को भनक भी नहीं था कि उनके पड़ोस में अभी अभी क्या हुआ था। पड़ोसियों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि देबाशीष क्या कर चुका था। देबाशीष सोनाली और सुमति जी की लाश को गार्डन के पीछे वाले हिस्से में ले आया हुआ था। वहाँ लाकर वो उन दोनों की बॉडी को एक एक गड्ढों में डाल देता है। डालने के बाद उनके ऊपर से मिट्टी भर देता है। किसी को भी भीगी, गीली और नई मिट्टी और इतना ऊंचा हुआ मिट्टी देखकर शक ना हो, इसीलिए देबाशीष उन दोनों के कब्रों के ऊपर नए केले के पौधे लगा देता है, ताकि किसी को भी शक ना हो कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ है या फिर उस मिट्टी के नीचे क्या दफन हुआ है। किसी को भी भीगी, गीली और नई मिट्टी और इतना ऊंचा हुआ मिट्टी देखकर शक ना हो, इसीलिए देबाशीष उन दोनों के कब्रों के ऊपर नए केले के पौधे लगा देता है, ताकि किसी को भी शक ना हो कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ है या फिर उस मिट्टी के नीचे क्या दफन हुआ है। उन दोनों की बॉडीज़ को दफनाने के बाद और फिर उन पर केले के पेड़ लगाने के बाद देबाशीष वापस अपने घर चला जाता है। सोनाली के कमरे में जाता है, सबूत के सारे निशान मिटाता है, वो बेडशीट बदलता है, खून वाले बेडशीट को धोता है, उसके बाद उसको बहुत ही सिक्योरली कहीं रख देता है या फिर शायद फेंक देता है। वो फर्श को भी बहुत अच्छे से पोंछ देता है और जिस पत्थर से उसने सोनाली जी और सुमति जी को मारा था उसे भी छुपा देता है। और फिर ये सब करने के बाद वो बड़े ही आराम से अपने बेड पर जाता है और सो जाता है, एकदम सुकून से। किसी को भी उसे देखकर ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उसने क्या किया है, वो इतना ज़्यादा शांत था। अगली सुबह जब देबाशीष उठता है तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव से उठता है और जैसे हर दिन वो अपना जीता था वैसे ही रहना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि शायद सोनाली वापस आ चुकी है, क्योंकि देबाशीष अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। जब देबाशीष के आस पड़ोस के कुछ लोग देबाशीष से ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोनाली वापस आई या नहीं, तो देबाशीष जवाब में कहता है कि सोनाली अपने बेटे और माँ के साथ आई थी, लेकिन अपने बेटे को यहाँ छोड़कर वो दोनों रात को ही कहीं चले गए। ऐसी बातों से पड़ोसियों को बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि सोनाली का कैरेक्टर ऐसा नहीं था। सोनाली अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और वो अपने बेटे को ऐसे देबाशीष के पास छोड़कर कभी भी नहीं जाती। इनफैक्ट जब वो देबाशीष से मार भी खाती थी और मार खाने के बाद जब वो अपने मायके के चली गई थी, तब भी वो अपने बेटे को अपने साथ ही लेकर गई थी। वो चाहती तो तब भी अपने बेटे को देबाशीष के पास छोड़ सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर गई थी। इसीलिए पड़ोसियों को लगता है कि बेटे को छोड़कर जाना सोनाली का कैरेक्टर नहीं है, और वो चीज़ उनको और शक दिलाता है देबाशीष के ऊपर। लेकिन फिर भी उनके पास ज़्यादा कोई रीज़न्स नहीं था कि देबाशीष के ऊपर शक करे, तो उनको लगता है कि शायद देबाशीष जो बोल रहा है वही सही है। कुछ देर बाद सोनाली के घर से भी फ़ोन आता है, सोनाली और उसकी माँ का हाल चाल जानने के लिए। लेकिन देबाशीष बताता है कि रात के अंधेरे में ही उनके बेटे को छोड़कर सोनाली और उसकी माँ कहीं चले गए। कहाँ गए देबाशीष को नहीं पता। ये बातें सुनकर सोनाली के घर वालों को बहुत डर लग जाता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि इन दोनों के लिए एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाया जाना चाहिए। इस बात से देबाशीष घबरा जाता है और उसे लगता है कि अगर सोनाली के घर वाले जाकर पुलिस कंप्लेंट लिखवाएंगे
तो शायद सारा शक देबाशीष के ऊपर ही आएगा। इसीलिए देबाशीष हड़बड़ाहट में जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देता है, सोनाली और उसकी माँ की मिसिंग होने की पुलिस कंप्लेंट। अब पुलिस कंप्लेंट होने के बाद 2 हफ्ते तक देबाशीष अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी रहा था। वो सबको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को शक बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लगता था कि देबाशीष ने ही कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से सोनाली और उसकी माँ मिसिंग है। उनको वो नए केले के पेड़ भी बहुत ही सस्पिशियस लगते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद देबाशीष ने वहाँ कुछ कर्मकांड करा है जिसे अब वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पुलिस को भी देबाशीष की दूसरी वाइफ के बारे में पता चलता है और उसने जो केसेस करे थे उसके बारे में भी। पुलिस को यह भी पता चलता है कि सोनाली ने भी देबाशीष के ऊपर केस कर रखा था डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हैरेसमेंट का। सोनाली के घर वाले भी देबाशीष पर ही अपना शक जताते हैं। सब तरफ से शक की सुई देबाशीष के ऊपर ही आकर रुकती थी। इसीलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि देबाशीष ही इस केस का मेन सस्पेक्ट है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का रुख देबाशीष की तरफ मोड़ती है। पुलिस लोकल इंटेलिजेंस यानी लोकल जासूसों को देबाशीष के पीछे लगा देती है। पुलिस उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। देबाशीष के ससुराल वालों से भी पुलिस पूछताछ करती है और आफ्टर ऑल सबके निगरानी रखने के बाद, सबसे पूछताछ करने के बाद पुलिस का शक देबाशीष के ऊपर आकर ही ठहर जाता है। अब पुलिस देबाशीष से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करती है। देबाशीष को रूटीन पूछताछ के लिए बुलाकर पुलिस उससे एक एक करके सवाल पूछने लगती है। हर एक सवाल के साथ देबाशीष थोड़ा और ज़्यादा सीरियस होने लगता है। जब पुलिस उससे उसके गार्डन के उस नए केले के पेड़ के बारे में पूछती है तो देबाशीष का चेहरा पसीना से तर-तर हो रहा था। आखिर में पुलिस अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है और कहती है कि उन्हें देबाशीष के गार्डन में खुदवाई करानी है। सुनते ही देबाशीष चौंक जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और घबराहट में वो पुलिस को मना करने लगता है। पुलिस कहती है कि ऐसा वहाँ क्या है जो तुम इस खुदवाई से मना कर रहे हो, लेकिन देबाशीष कहता वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ तो बस मेरा गार्डन है और मैं गार्डन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा गार्डन ख़राब करे। देबाशीष का ये मूव उसका पूरा प्लान बिगाड़ देता है और पुलिस को उसके ऊपर शक और भी बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस अब ठान लेती है कि वो वहाँ पर खुदवाई कराएगी और पुलिस उसे और प्रेशराइज़ करने लगती है। पुलिस उससे अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछने लगती है। एक ही सवाल बार बार उससे पूछने लगती है, सोनाली कहाँ गई, कितने बजे गई, कितने बजे आई थी, उसने क्या बात किया, ऐसा क्या हो गया जो सोनाली रात को ही चली गई। इन सारे सवालों के जवाब देबाशीष सही से दे नहीं पा रहा था और तभी वो टूट जाता है और पुलिस को अपना बयान देना शुरू करता है। वो कबूल करता है कि उसी ने सोनाली और उसकी मम्मी को मारा है। कैसे मारा है, क्यों मारा, ये सब बात वो पुलिस को बताता है। पुलिस उसका कन्फेशन सुन के बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जिस तरीके से मर्डर किया था उसके लिए बहुत शांत दिमाग चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा नफ़रत अगर किसी के दिल में भरा ना हो तो इंसान ऐसा स्टेप कभी ना उठाएगा। और वो नफ़रत अपनी ही बीवी के लिए, ये देखकर पुलिस बहुत चौंक जाती है। इसके बाद पुलिस देबाशीष का गार्डन खुदवाती है। वहाँ पर उन्हें सोनाली और उसकी माँ सुमति का लाश भी मिलता है। बॉडी बरामद करने के बाद वो दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इतने बड़े कांड हो जाने की वजह से देबाशीष के मोहल्ले में बहुत बड़ा हड़कंप मच जाता है। उसके पड़ोसियों को पहले से ही शक था कि देबाशीष ने कुछ ना कुछ तो किया है और फिर दोनों की लाशें मिलने के बाद पूरा मोहल्ला देबाशीष के ऊपर गुस्सा आ गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद देबाशीष का अरेस्ट होता है, लेकिन पुलिस के मन में अभी भी एक बात खटक रही थी कि एक बड़े से पत्थर को घर पर लाना, उससे 2 लोगों की जान लेना और 10-10 फीट के 2 बड़े खड्डे खोदना, ये किसी एक इंसान का काम तो नहीं है। ये सब इशारा था और भी लोगों का इस डबल मर्डर में
इन्वॉल्व होने का। इसीलिए पुलिस दोबारा से इंटेरोगेट करती है देबाशीष को, इस बार और सख्ती के साथ में। तो देबाशीष अपना मुंह खोलता है। वो कहता है कि इस मर्डर में उसके साथ उसकी माँ और देबाशीष के 2 दोस्तों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इस केस को 2 हफ्तों के अंदर ही सुलझा चुकी थी। उनको उनका कल्प्रिट मिल चुका था। उसी के साथ ख़त्म हो गई थी 2 जिंदगियाँ। एक ज़िंदगी थी सोनाली की, जो अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ एक सुंदर सी ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसका ये सपना ही रह गया। एक उसकी माँ जो चाहती थी कि उसकी बेटी खुशी से अपनी ज़िंदगी जिए, उसे जो करना चाहिए था उसने वो सब किया, लेकिन अंत में उसे सिर्फ धोखा मिला, धोखा अपने ही दामाद से। पुलिस की प्रिपरेशन, उनकी इंटेलिजेंस देबाशीष को टूटने पर मजबूर कर देती है। इससे समझ में आता है कि परफेक्ट क्राइम कभी भी नहीं किया जा सकता है। लोग क्राइम कर सकते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से छुपा नहीं सकते या फिर कानून की नज़रों से ज़िंदगी भर के लिए बच नहीं सकते। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वो सबके सामने आएगा ही। कभी भी फिल्में देखकर क्राइम करना एक बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। पहली नंबर बात तो क्राइम करना ही एक अच्छी चॉइस नहीं है। जहाँ तक हो सके बातों को कोशिश करें, और अगर 2 लोग आपस में किसी झगड़े को सुलझा ना पाए तो कानून की मदद ले, ना कि बदले की आग में जलकर किसी की जान ले ले या फिर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा कर दे। ध्यान रहे कि किसी की जान लेना या फिर किसी की ज़िंदगी के साथ कुछ बुरा कर देना हमारा हक नहीं है। क्राइम कभी भी एक ज़रिया नहीं है अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हम कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इस बात पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, ये मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें और आगे सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिसे क्राइम रिलेटेड स्टोरी सुनना बहुत पसंद है।